नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सतना के जयद्वारा में थाने में घुसकर प्रधान आरक्षक को युवक ने मारी गोली। 70 साल से राजस्व निराकरण के लिए भटक रहा आदिवासी परिवार जन सुनवाई में पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। अचानक हुई बारिश के चलते करहिया मंडी में रखा लाखों का गेहूं भीगा और मरे व्यक्ति को जिंदा बताकर 50 करोड़ की जमीन भूमाफिया ने बेची। ईओडब्ल्यू ने किया मामला दर्ज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा में अचानक हुई बारिश के चलते करहिया मंडी में रखा लाखों रुपए का गेहूं भीग गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये लापरवाही पिछले कई वर्षों से लगातार देखी जा रही है। रीवा में मंगलवार को अचानक हुई तेज बारिश ने एक बार फिर मंडी प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया। करहिया कृषि उपज मंडी में खुले में रखा गया लाखों रुपए मूल्य का गेहूं बारिश में भीग गया। किसान जहां पहले से ही अपनी फसलों के उचित दाम न मिलने से परेशान है, वहीं अब इस तरह की लापरवाही से उनका आर्थिक नुकसान और बढ़ गया है। स्थानीय किसानों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बारिश में अनाज खराब हुआ हो। बीते कई वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अफसर अब तक ठोस इंतजाम नहीं कर सके हैं। हालांकि मंडी अधिकारियों का कहना है कि वो नुकसान का आकलन कर रहे हैं और संबंधित किसानों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब हर साल यही समस्या सामने आती है, तो आखिर इसकी स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? किसानों की अनाज की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी? जवाबदेही तय होना अब बेहद जरूरी है। गेहूं लेके आए हैं जी, बारिश हो रही है। बारिश अब नहीं अब आधे घंटे की बारिश हो गई, गेहूं भीग गया। भीग नहीं आया, कहाँ बोरा भर भीगे, कैसन कही थी। अगर दोबारा बारिश हुई तो फिर क्या करेंगे? तो ले जाएंगे, नहीं लेगा गवर्नमेंट तो ले जाएंगे अपने घर। क्या करेंगे? फिर घर में अपना सुखवाएंगे, भैंसी उसी खवाऊ का करब। जो भाड़ा इतना जो खर्चा करके खर्चा तो ये होते रहा थे। खर्चा ये किसान खर्चा देखा है, बताइए। भैंसी उसी का खवाऊ तो दूध खाब सारे कब का करब। नाम बता दीजिए। कमलेश सिंह। कौन सा गांव है? जुर्मनिया। सतना जिले के जयद्वारा में देर रात एक युवक ने खाना खाने बैठे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग को गोली मार दी और ये घटना थाने के भीतर घुसकर अंजाम दी। सतना जिले के जयद्वारा थाना परिसर स्थित बैरक में रहने वाले प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग बीती रात अपनी ड्यूटी से फुर्सत होने के बाद करीब 12 बजे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी कमरे के बाहर से आवाज आई। उन्होंने आवाज की ओर देखा तो सामने मुंह बांधे एक युवक खड़ा था। इससे पहले गर्ग कुछ समझ पाते, युवक ने पिस्टल से उन पर फायर कर दिया। गोली आरक्षक के कंधे के पास लगी। गोली लगते ही युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। इधर घटना के बाद थाने के पुलिस कर्मियों को जैसे ही जानकारी मिली तो आनन फानन में प्रधान आरक्षक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर सीटी स्कैन किया गया। बताया जा रहा है कि सीटी स्कैन में शरीर के अंदर गोली नहीं मिली है। एहतियातन प्रधान आरक्षक गर्ग को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। संजय गांधी अस्पताल में पुलिसकर्मी के चल रहे उपचार के दौरान रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह भी पहुंचे हैं और चिकित्सकों से घायल पुलिसकर्मी का हालचाल जाना है। प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि गोली मारने वाला युवक मुंह बांधे हुआ था, लेकिन उन्हें संदेह है कि वो युवक मेहुती निवासी अच्छू गौतम है, जिसकी विगत दिवस गाड़ी खड़ी करवाई गई थी, जिससे संदेही काफी नाराज था। वहीं पुलिस की अब तक की जांच में मुख्य संदेही अच्छू गौतम ही निकला है, जबकि उसकी लोकेशन देने वाला थाने के सामने दुकान संचालित करने वाला शातिर अपराधी है। घटना के बाद से दोनों फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं घटनास्थल पहुंची एफएसएल टीम ने मौके से एक कारतूस बरामद किया है। साथ ही थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे से वारदात को देखा जा रहा है। पुलिस की कई टीम में संदेहियों की तलाश लगी है। जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो मेरी जानकारी है कि एक प्रधान आरक्षक जो पुलिस सतना पुलिस में है, उसको गोली लगने से यहाँ पे एडमिट किया गया एसडीएमएच में। अभी डॉक्टर्स ने रात में कुछ प्रोसीजर्स किए हैं, सीटी स्कैन वगैरह किया है और बेसिक उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। अभी पैरामीटर स्टेबल, लेकिन पूरी नजर रखी जा रही है और डॉक्टर्स अभी चर्चा करके अग्रिम क्या इसमें करना है उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, शायद जहाँ सतना का वो मामला तो वहाँ पर हो जाएगा। अभी डॉक्टर्स ने पैरामीटर स्टेबल होने का बताया, पैरामीटर स्टेबल है, बाकी लगातार नजर रखी जा रही है। परिजनों से चर्चा की जा रही है। परिजनों का इच्छा है कि स्टेबल अगर प्रॉपर हो जाते हैं तो फिर इनको कहीं हायर सेंटर शिफ्ट करने का भी सोचा जा सकता है। जयद्वारा थाने में मेरे बड़े भाई हैं,
प्रिंस गर्ग, करीब 2 महीने से पदस्थ हैं। रात 12 बजे अपने बैरक पे आए, जो थाने के अंदर बना हुआ है, और उसकी लोकेशन साहिल त्रिपाठी ने दिया, जिसमें अंजाम अच्छू उर्फ अदर गौतम ने दिया, और उसके बाद हम सतना लाए, उसके बाद रेफर हुए। क्यों मारा इसकी पहचान नहीं हुई, आरोपी की पहचान हो चुकी है, अच्छू अदर्स गौतम। विवाद के भी कंफर्म नहीं हुआ है अभी तो 50-50%। रात को लगभग कितने बजे की घटना हुई? ये 12:30 बजे। जी, यदि ये स्थिति नहीं हुई तो हम जरूर बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई है मेरे। ये मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, और अभी तो फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद वही क्लियर करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। रोक कर गोली मारे हैं? नहीं, थाने के अंदर गोली पकड़े गए क्या? अभी आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मरे आदमी को जिंदा बताकर 50 करोड़ की जमीन का वारा न्यारा किया गया, जिसका खुलासा आज ईओडब्ल्यू द्वारा किया गया। रतहरा में करोड़ों की जमीन को भूमाफिया द्वारा बेचने का मामला प्रकाश में आया है। लगभग 10 साल पहले मरे व्यक्ति के नाम पर जमीन को खरीदा गया, जो अयोध्या के किसी आदमी ने खरीदा था, जिसे धीरे धीरे प्लॉटिंग करके बेचा गया और 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का आहरण किया गया। हालांकि मामले को अब जांच में लिया गया है। पूरी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू ने क्या बताया, आप भी सुनिए। ये एक शिकायत मिली थी, उसमें मूल रूप से जो नया बस स्टैंड है उसके पास में रतहरा एरिया में करीब 30 एकड़ जमीन है, जो एक व्यक्ति के द्वारा 1972 में खरीदी थी। वो मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु 2014 में हो जाती है। क्योंकि आप सबको आइडिया है कि वो रतहरा वाले जमीन है वो बहुत ही कीमती है, और उसको उस व्यक्ति की 2014 में मृत्यु के बाद एक व्यक्ति फर्जी शिवाजी सिंह मतलब असली मालिक का नाम रख करके दूसरा व्यक्ति आ जाता है जो अयोध्या का रहने वाला है, फर्जी वोटर आईडी बनाता है, फर्जी आधार कार्ड बनाता है, और रीवा का मूल निवासी प्रमाण पत्र बना करके और फर्जी शिवाजी सिंह बन करके जमीन को बेचना स्टार्ट कर देता है। 2014 से लेकर 2024 के बीच में करीब 5 एकड़ जमीन प्लॉट के तौर पर वो बेच देता है, जो करीब 50 करोड़ की कीमत आकी गई है। बाकी फिर जब इसमें विवाद की स्थिति हुई तो जमीन तब से बिकना बंद हुई। जब हमारे पास शिकायत आई, उसमें जांच हुई, प्रथम दृष्टया ये चीजें पाई गई तो उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है। तो मालवी सिंह वगैरह अभी तक सामने नहीं आ रही, तो क्या ये फर्जी साबित हो चुकी है? फर्जी लगती है जो सामने बनेंगे? हाँ बिल्कुल, उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुके हैं। उसके बाद ही हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, वो फर्जी दस्तावेज। कितने लोगों के ऊपर आरोप? देखिए, अभी तो 2 लोग जो हमारे पास प्रथम दृष्टया 2 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, पर इसमें अनेक लोगों के शामिल होने की संभावना है, और खासतौर से हम सरकारी महकमे के उन लोगों को भी देखेंगे जिनको कायदे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पंजीयन विभाग हो, उन सबका रोल भी देखा जाएगा। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें स्पष्ट होंगी। ये बात सही है कि जिसको बेचने का अधिकार नहीं था उसके द्वारा बेची गई हैं, तो नियम अनुसार तो ये रजिस्ट्री जो है नल एंड वॉइड होनी चाहिए फिर, लेकिन हम उसमें सभी एंगल पे काम करेंगे और जैसी लीगल। जनसुनवाई के दौरान हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने बताया कि 70 साल बीत जाने के बाद भी मामले का निराकरण नहीं हुआ। आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जहां 70 साल बाद भी मामले का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जिस जमीन के लिए जवानी में जेल गए, आज भी वो बूढ़े होकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जो दस्तावेज उन्हें शासन और प्रशासन के द्वारा दिए गए थे, उन्हें भी दम तोड़ दिया है, और अब कागज जो कि प्लास्टिक सर्जरी में आ चुके हैं, आज भी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल ये अजीबो गरीब मामला जवा तहसील के गुमाई गांव का है, जहां उस समय कई आदिवासी परिवार खेती किया करते थे। फिर संबंधित विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और सभी को जेल हुई। जेल के बाद जुर्माना भी हुआ।
तत्कालीन राजस्व मंत्री राजमणि पटेल ने इन आदिवासियों के लिए 66 एकड़ जमीन राजस्व में दर्ज कराकर उनका मालिकाना हक दे दिया। इसके बाद कुछ दबंग लोगों की नजर जमीन पर पड़ गई। सभी परिवार एकजुट होकर जमीन का नक्शा तरमीम कराने आवेदन दिया। मालिकाना हक के सारे दस्तावेज इनके पास होने के बावजूद भी उनके अधिकारों पर खतरा बना रहा। वर्ष 2021 के बाद सभी आदिवासी जमीन का सीमांकन करने की लड़ाई लड़ने लगे और सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, लेकिन आज तक सीमांकन नहीं हुआ। वहीं कुछ दबंगों के द्वारा उनके ऊपर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन न तो पटवारी की कलम चलती है और न ही आरआई कोई जवाब दे रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि कलेक्टर कार्यालय में अब उन दस्तावेजों को भी अमान्य घोषित किया जा रहा है जो उन्हें शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। हाँ, कोई नहीं। अब कहाँ कहीं बात कम हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा जमीन का रिकॉर्ड है साहब। वो 66 एकड़ 20 डिसमिल वन विभाग से हम लोगों को मिली। जेल जुर्माना हुआ 10 आदमी को, और आज तक उस जमीन के न कुछ नहीं हुई, न नक्शा तरमीम हुआ। हम लोग आते हैं, तहसीली जाते हैं तो बोलते हैं कलेक्ट्रेट जाओ, कलेक्ट्रेट आते हैं तो बोलते हैं जाओ तहसीलदार, तहसीली जाओ। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग को बस परेशानी 70 साल से मुकदमा चल रहा है। पट्टा भी कापी दिखाओ। ये ग्राम गुमारी, रुक जाए एक मिनट, ग्राम गुमारी जंगल से कट करके राजस्व में आई है, और उसी जमीन में हम लोगों को पट्टा मिला है 2 एकड़ का। 70 साल हुआ साहब। ये जमीन खरीदी हुई है ठाकुर साहब से। जमीन हमारे पुरखा लोग खरीदे हैं। वो बेचने वाले जंगल की जमीन दिए कि हम तुमको दे रहे हैं जमीन, हमारे पास जमीन है, ले लो। तो बेच दिए। जब उसमें जोतने बोने का इनका काम किए तो वन विभाग ने इन लोगों को पकड़ के ले गया, जेल में डाल दिया। इनका जेल जुर्माना दोनों हुआ। 66 एकड़ 20 डिसमिल 10 जन के नाम से काट करके राजस्व में दिए। आज राजस्व अधिकारी कोई सुनवाई नहीं है। पूरा हमारे पास कागज है, किसी बनिया की दुकान से वो कागज नहीं खरीदा गया है। यही कलेक्ट्रेट का और जवाब ब्लॉक तहसील का, देवथर तहसील का, डभौरा का, ये सब कागज। हम लोग 10 आदमी सब 70 साल से रह रहे हैं। मेरा नाम दिनेश प्रसाद चर्मकार साहब। ये सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारे श्रेष्ठ पिता समान है। पिताजी नहीं है, पिता समान है, परिवारों में है, और हमारे सब भाई हैं। ये कापी है साहब, कापी दिखाइए। ये कापी है। आज कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि इस कापी की कोई मान नहीं है, इस कापी की कोई मान नहीं है। राजमणि पटेल राजस्व मंत्री थे, उन्होंने ये हम लोगों के कापी दिए हैं 2 एकड़ का। बाकी जमीन शेष दूसरे के नाम करवा दिए हैं। कलेक्टर साहब ने आज पहले भी, आज 6 साल पहले भी बोले थे कि इस जमीन का निराकरण नहीं हुआ। तो ये कापी पट्टा तुम लोगों को किसने दिया, कैसे बना? इसकी कोई सुनवाई, कोई कलेक्टर, तहसीलदार, एटीएम कोई। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। सिटी कोतवाली पुलिस ने रात गश्त के दौरान बाइक में घूम रहे युवक को पकड़ा है, जिससे चोरी की 3 बाइक बरामद हुई हैं। आरोपी की अन्य घटनाओं में भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। पकड़ा गया शातिर बदमाश संदिग्ध अवस्था में पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिसको अभिरक्षा में लेकर गाड़ी जांच की तो वो चोरी की निकली। पकड़े गए आरोपी को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई है। आरोपी राहुल नामदेव उर्फ विपिन 22 वर्ष निवासी टेकुआ थाना चौराहटा से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने 2 अन्य मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।
आरोपी ने उक्त मोटरसाइकिल झाड़ियों में छिपा कर रखी थी, जो पुलिस ने पहले ही लावारिस हालत में बरामद कर ली थी। आरोपी बाइक चोरी के बाद उनको बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसने कुछ अन्य बदमाशों की जानकारी दी है जो शहर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रीवा शहर में फुटपाथ से हटाए गए व्यापारी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। फुटपाथ व्यापारियों ने कहा कि फुटपाथ में काम करने वाले लोग रीवा जिले में 2 से 3 लाख हैं। फुटपाथ में काम करने वाले लोग धूप हो या बरसात, आंधी हो या तूफान, अपने बीवी बच्चों, माँ बहनों को किस कदर मेहनत कर 2 रोटी का इंतजाम करते हैं, ये तो वही जानते हैं। फल जूस का ठेला, बेल्ट, कपड़ा, फूल माला, 2 व्हीलर के मिस्त्री, जूते, चाट, मोमोज, ठंड के ठेले, एक दिन लगे तो सारा परिवार भूख से सोता है। फुटपाथ व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम के उड़नदस्ता के प्रभारी और 2 से 5 लोग जीना हराम कर दिए हैं। दुकान का सारा सामान ले जाते हैं, चाहे 10,000 का सामान हो या 15,000 का, नगर निगम ले जाकर फेंक देते हैं। एक तरफ नगर निगम की मुसीबत, दूसरी तरफ पुलिस के कुछ लोग डंडा लेकर जानवरों की तरह दौड़ाते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? कलेक्टर से गुहार लगाते हुए फुटपाथ व्यापारियों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी फुटपाथ व्यापारियों को हटाकर शिल्पी प्लाजा बनाया गया था। अब भाजपा की सरकार आई तो समदड़िया मॉल बन रहे हैं। फुटपाथ के व्यापारियों का कोई ठिकाना नहीं है और न ही उन्हें कोई ठिकाना दिया जा रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें 3 से 5 लाख में 10 बाई 10 की दुकान बनाकर दी जाए, अन्यथा फुटपाथ व्यापारी भूखों मरने की कगार में पहुंच जाएंगे। आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ लगे, वहाँ पार्किंग में दे रहे, वहाँ पार्किंग में कोई लगने ही नहीं दे रहे। खुद ही इतनी दुकानें लगी हुई हैं। ये इधर साइड, ये क्या कहते हैं, प्रकाश चौराहे के पास। अब बाकी सबके ठेले लगे। हम लोग 3 महीने से हम लोगों को इतना ज्यादा वो कर दिए हैं, कितना त्रस्त कर चुके हैं। मतलब सामान उठा उठा के ले जाते, कहीं खड़ा करने नहीं देते हैं। बाल बच्चों हम लोगों को अभी कहीं नहीं किए हैं। क्या बोल के हटाया गया? हम लोगों को केवल हटा दिए, कुछ नहीं बोल रहे, दे रहे कुछ भी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं ना। जो कि हम लोग पट्टी के ऊपर बैठते हैं, फल की दुकान लगाते हैं। हम लोग बेल्ट की दुकान लगाते हैं प्रकाश चौराहे पे, स्वागत भवन के गेट के पास। वहाँ पे हम लोगों को आज रमजान शरीफ में 15 रमजान से हटा दिया गया है, जब से अभी तक लगाने नहीं दिए। 2 महीने हो गए हैं। व्यवसाय एकदम ऐसे ही चल रहा है। ठेले पे लगाते हैं तो वो आते हैं नगर निगम के उड़नदस्ता और सामान भर के ले जाते हैं और हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। आज 1.5 महीने हो गए हम लोगों को दुकान आज हम लोग कम से कम 25-30 साल से लगा रहे हैं। अभी कोई व्यवस्था पूरी बनाई गई? कुछ व्यवस्था नहीं बनाई, ना कहीं जगह दी गई है, वैसे हटा दिया गया है। आयुक्त से बात किया जी नहीं, कमिश्नर साहब सुनने के लिए तैयार नहीं जाते। बस हो गया, आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, बस आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। कमिश्नर साहब कुछ समझे तब ना। कमिश्नर साहब को क्या है भाई, उन्होंने तो हटा दिया। अब हम लोगों का कैसा पेट चल रहा है, हमारे लाइन में वो आके देखे तो फिर उनको पता चले कि कैसा जीवन यापन होता है। रोज का खाने कमाने वाला तो मर जाएगा बेचारा। वैसे भी मार तो वैसे भी दिए हैं। कितने लोग होंगे आप? हम लोग फल वाले हैं, मान लीजिए 30 लोग हैं। फुटपाथ व्यापारी कितने ऐसे लोग ज्ञापन प्रताड़ित दे रहे हैं कम से कम 100 से नीचे नहीं है, सब लोग हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पीएमश्री मॉडल साइंस कॉलेज के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 29 अप्रैल को बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा प्राचार्य के मुख्य आतिथ्य में मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुबे एवं जैव प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव रहे। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार एवं प्रोफेसर संजय वर्मा ने सारगर्भित व्याख्यान दिया। डॉक्टर नीरज कुमार सहायक प्राध्यापक ने मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकों एवं अनुप्रयोगों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए मानव कल्याण में इसके उपयोगों को समझाया। अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर संजय वर्मा सहायक प्राध्यापक ने स्टेम कोशिका तकनीकी एवं इसके विभिन्न अनुप्रयोगों पर विस्तृत जानकारी दी। आयोजक सचिव कुमारी रुचि मिश्रा एवं संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा एवं स्वागत तथा आभार डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनूप सिंह बघेल, डॉक्टर हिदायत उल्ला खान, डॉक्टर आशीष दुबे, डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी, बीएससी चतुर्थ एवं तृतीय वर्ष बायोटेक्नोलॉजी की छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी विद्यार्थियों ने रुचिपूर्वक ध्यान से विषय को समझा एवं लाभान्वित भी हुए। डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी जी, डॉक्टर आशीष दुबे जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी विषय है। जी हाँ, जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रूप में आप सबके बीच में मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम सेल या हमारे शरीर को जो है या किसी भी लाइविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से मोटिवेट करता, मैनिपुलेट करता है, इस तरीके से उसमें चेंजेस करता है कि हम उससे कुछ डायग्नोस्टिक उसमें कर सकें। पहुंचने परशुराम जयंती अवसर पर 30 अप्रैल को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पूरी जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष यह आयोजन शोभा यात्रा भगवान परशुराम की होती थी रीवा में। उसी तारतम्य में, उसी पद्धति में हम सब लोगों ने अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक मीटिंग आयोजित की और उस मीटिंग में यह सभी पदाधिकारियों ने निर्णय किया कि इस बार भी हम लोग धूमधाम से भगवान श्री परशुराम जी की शोभा यात्रा मनाएंगे। यह शोभा यात्रा हमारी कल 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को समय 4:30 बजे से राम हर्षण कुंज मंदिर से आरंभ होकर यह अस्पताल चौराहे से शिल्पी प्लाजा से शिव मंदिर कोठी में संपन्न होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सनातन धर्म के तेजस्वी प्रतीक ब्राह्मणत्व के शौर्य, अवतार और धर्म की अमर गाथा के साक्षी भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में रीवा नगर में भव्य शोभा यात्रा और सांस्कृतिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आयोजन समिति अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रीवा द्वारा प्रमुख बैठक राम हर्षण कुंज मंदिर प्रीतियस रीवा में संपन्न हुई, जहां यात्रा के समस्त पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। हमारा जो शोभा यात्रा का आकर्षण है, भगवान परशुराम के जीवन चरित्र पर आधारित झांकियां, प्रदर्शनी, भक्तिमय भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक उद्बोधन, समाज के सभी वर्गों के लिए सामूहिक भोज प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जो हमारा आग्रह है इस आयोजन के लिए, समाज में आप सबके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने समाज में, हमारे रीवा जिले में जितने भी सम्मानित प्रबुद्धगण हैं, उन सब से मैं एक आह्वान किया हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आह्वान करता है कि शोभा यात्रा एक रस्म नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के प्रति हमारी आस्था का जीवंत प्रमाण है। भगवान परशुराम का जीवन धर्म, न्याय और संघर्ष की प्रेरणा से भरा है। हम सभी श्रद्धालु युवाओं और समाज सेवियों से इस पूर्ण अवसर पर सहभागिता की अपेक्षा करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सब, यह बहुत शुभ अवसर होता है अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव। इस शुभ घड़ी पर, इस शुभ नक्षत्र पर रीवा जिले के यह एक जो शोभा यात्रा आरंभ हो रही है, हम आप सबके माध्यम से यहाँ पर सामाजिक संगठनों को आह्वान करते हैं कि काल वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और मीडिया के तमाम आए हुए आप सबसे विशेष आग्रह है
कि आप सब इसमें विशेष अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे यह कार्यक्रम हमारा सफल हो सके। मैं आगे के वक्ता के लिए आदरणीय गुरुदेव के आशीर्वाद के वचन के आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।